अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। अच्छी सेहत की अगर बात की जाए तो अल्लाह ताला का अतिया करदा बहुत बड़ा तोहफ़ा है, और हम अगर अच्छी तोहफ़े को संभाल के रखें, अच्छी सेहत का ख्याल रखें, तो अल्लाह ताला की तरफ से हम इस नेमत का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जब तक आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो आप कोई भी काम करें वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान कोई भी काम करे अगर वो अच्छा फील अंदर से नहीं करेगा, हेल्दी नहीं होगा, फिट नहीं होगा, बीमारी में मुब्तला होगा, तो वो कोई भी काम चाहे सर अंजाम देना चाहे उसे पूरी दिलजमई के साथ और पूरी एनर्जी के साथ नहीं कर सकता। तो आप जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी काम करते हो तो अच्छे तरीके और एनर्जी के साथ करना चाहिए, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप जो डाइट लेते हैं वो हेल्दी डाइट हो, आप जो अपनी बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइज कीजिए ताकि आप फिट रह सकें, हेल्दी रह सकें। और जब आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, तो आप दूसरों का ख्याल भी बहुत अच्छे तरीके से रख सकेंगे। और फिर जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हम बहुत ज़्यादा इतने बिजी हो जाते हैं कि अक्सर अपनी जो सेहत है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो होता क्या है, जिसकी वजह से कि हमारी सेहत भी सफ़र कर रही होती है हमारी पर्सनल लाइफ भी सफ़र कर रही होती है, और साथ साथ हम जो काम कर रहे होते हैं वो भी सफ़र कर रहा होता है। तो हमें ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अपनी सेहत को बेहतर बनाएं और जितना हो सके ख्याल रखें, ताकि हम अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रख सकें। इसी बात के साथ शो का आगाज़ करेंगे और मुल्क भर में जो कोरोना की सूरत हाल है उसके मुतालिक आपको अपडेट करें कि जो सूरत हाल है उसमें केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, और जो करंतना सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ ख़ास तौर पर गैर इत्मीनान बख्श इंतजामात हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ लोगों ने एहतजाज भी किया। हफ्ते के रोज़ हमने एक शो किया था जिसमें हमने बताया था कि एक्सपो सेंटर लाहौर में जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। फुटेजेस भी आपको दिखाई थी, लोगों को एहतजाज करते हुए दिखाया था। और फिर तर्जमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा भी हमारे साथ शो में शामिल गुफ्तगू थी। उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी इस बात को डिस्कस करने के बाद कि फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा, और जिस कैपेसिटी में हम इसे बेहतर कर सकेंगे जल्द अज जल्द इसे बेहतर किया जाएगा और तमाम मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाएगा। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, बेहतरी आई है या नहीं आई है, या जो दावे और वादे हैं सिर्फ दावे और वादे ही रह गए हैं, अमल दरामद नहीं हुआ, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे हमारे नुमाइंदगान हमें क्या तफसील बताते हैं। दुआ मिर्जा हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। इब्राहिम रिंद हमें कराची और सिंध की सूरत हाल से आगाह करेंगे, जबकि फजल तवाब से बलूचिस्तान और कोयटा की सूरत हाल के बारे में बात होगी। सबसे पहले दुआ मिर्जा की तरफ बढ़ते हैं। दुआ बताइएगा, उस दिन भी बात हुई थी कि करंतना सेंटर में जो इंतजामात हैं वो खासे अच्छे नहीं हैं, और मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा ने यकीन दहानी भी करवाई थी कि फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा, खासतौर पर वॉशरूम्स की सफाई के हवाले से, करंतना सेंटर्स की सफाई के हवाले से। कुछ बेहतरी नजर आई दुआ? जी बिल्कुल रमशा, दावे तो बहुत की जाते हैं। परसों वज़ीर आला पंजाब और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें जब ये नुक्ता उठाया गया तो उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं कि एक्सपो सेंटर जो कि फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया है वहाँ पे इंतजाम कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। दावे किए गए हैं और विजिट भी किए जा रहे हैं कि शायद सफाई के इंतजाम अगले 2-3 रोज में बेहतर हो सकें, लेकिन अभी की सूरत हाल यही है। वहाँ पर जितने भी मरीज हैं वो शाकी नजर आते हैं, और उनका सबसे ज्यादा ये कहना है कि अगर वो कोरोना से ना मरे तो गंदगी से उनको बहुत सारी ऐसी बीमारियां लग सकती हैं जिससे वो जो है मजीद किसी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। अभी भी हालात वहाँ पर वैसे ही हैं। खाना बहुत नाकिस है, जिसकी शिकायत मौसूल हो रही है कि जो खाना देने जो स्टाफ आता भी है वो भी कोरोना के डर से सिर्फ दरवाजे को हाथ लगा के वहीं से फेंक कर खाना चला जाता है, जिस पर मरीज टूट पड़ते हैं और फिर कुछ लोगों को खाना मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। और जिन लोगों को मिलता भी है उनका भी ये कहना है कि उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाती है वो खाना खाकर। लेकिन इस हवाले से हिकमत अमली बनाई जा रही है, SOPs बनाई जा रही है, लेकिन अब ये वक्त है जब प्रैक्टिकल कुछ नजर आना चाहिए था। लेकिन अभी तक सिर्फ प्लान किए जा रहे हैं कि चीजों को कैसे बेहतर किया जा सकता है। और अगर पंजाब की सूरत हाल आपको बताएं तो मजीद कोरोना के हवाले से बिगड़ती जा रही है। 7,484
97 केसेस रिपोर्ट हो चुकी है और लाहौर वो शहर है जहाँ पर आम शहरों में से सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जिनकी तादाद 2076 है। और लोकल ट्रांसमिशन के केसेस हम आपको रोज अपडेट करते हैं कि वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, पॉजिटिव पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन आम तौर पर अब ये फैलना शुरू हो गया और माहिरीन के मुताबिक अगले 15 रोज बड़े क्रूशियल आने वाले हैं। ये तो परेशानी की बात यही है कि मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ जो हुकूमत की तरफ से करंटीना सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पर नाकस इंतजाम की वजह से जो ऑलरेडी पेशेंट्स मौजूद हैं शायद वो डिस्चार्ज भी नहीं हो पा रहे हैं और ना ही उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। इब्राहिम रिंद की तरफ बढ़ते हैं। इब्राहिम रिंद, बताइएगा, कराची के एक्सपो सेंटर में भी फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया है, यहाँ पर भी इंतजाम कैसे हैं? क्योंकि जब हमने वहां पर लोगों से बात की थी तो कोई खातिर खा इंतजाम नजर नहीं आए। क्या सूरत हाल है इस हवाले से सिंध में? जी देखिए, लाहौर के साथ जो है कराची में भी इसी तरह की सूरत हाल है, लेकिन इतनी ख़राब नहीं जिस तरह के वो कल जो है सोशल मीडिया पर आके अपनी तमाम तर बयान दे रहे थे लाहौर एक्सपो के जो मुतासर अफराद। लेकिन कराची एक्सपो सेंटर में सफाई के हवाले से इंतजाम बेहतर हैं, इनको खाने पीने के हवाले से इंतजाम बेहतर हैं। लेकिन एक ऐसी बात सामने आ रही है कि चंद लोग जो है वो एक दफ़ा नेगेटिव हो जाते हैं, फिर चंद लोग जो है कुछ दिन के बाद फिर पॉजिटिव आ जाते हैं। तो इस हवाले से जो बड़ी इतलात आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अब जो है ये भी इतलात आ रही है कि जो अफराद सेहतयाब हो रहे हैं वो कुछ दिनों बाद फिर जो है वो बीमार भी हो रहे हैं। और वजह यही है कि अब जो एक ही तरह के लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो गए। चंद रोज़ कबल जैसे एक्सपो सेंटर में ये आइसोलेशन बनाया गया था तो उस टाइम जो है लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया था कि शायद चंद लोग हैं और सफाई बहुत अच्छी है। लेकिन अब जो है इतला ऐसी आ रही है कि काफ़ी हद तक जो है बिगड़ती जा रही है सूरत हाल। और यहाँ पर भी हो सकता है चंद रोज़ बाद जो है लाहौर एक्सपो की तरह कराची के एक्सपो सेंटर में भी लोग जो है एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएँ, क्योंकि यहाँ पर अब तादाद दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है और तमाम तरह इसकी सिक्योरिटी जो है वो जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो भी जो है वो बहुत ही यहाँ पर सख्त हैं। और तमाम डीसीज वगैरह और डीएचओ वगैरह वो तमाम तर इसको देख रहे हैं, लेकिन बाहर कोई इतलात ऐसी आने नहीं देते, ना उनके पास मोबाइल है, ना कोई ज़्यादा उनको कहीं बात करने की इजाज़त है। तो ये तो सिर्फ एक्सपो सेंटर की बात है। अगर बाकी अस्पतालों की बात की जाए तो वहाँ पर भी बहुत ही बुरा हाल है। कल लियारी जनरल अस्पताल में जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था वो सिर्फ एक आर्जी इमारत में बनाया गया था। यहाँ पर लोगों ने शदीद एहतजाज किया, जबकि इससे कबल जो सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज थे उन्होंने भी अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली थी। और इसके अलावा जो जिला अस्पताल है सबसे बड़ा अस्पताल, वहाँ पर भी लोगों ने अपनी जो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली थी कि उनको वहाँ पर बेहतर सहूलियात मुयसर नहीं है। तो अब हुकूमत सिंध को मजीद जो है वो बेहतर सहूलियात फराहम करने की ज़रूरत है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ एक डॉक्टर भी जो है वो इंतकाल कर चुका था। की जानिब से बनाए तो गए हैं ये आइसोलेशन सेंटर्स, ये क्वारंटाइन सेंटर्स, लेकिन हाल बहुत ख़राब है। ये सिर्फ एक्सपो सेंटर्स लाहौर और कराची की सूरत हाल नहीं है। शिकारपुर में भी जो करंटीना सेंटर बनाया गया है उसकी भी हालत बहुत ही ज्यादा अबतर है। वहां से भी वीडियोस आ रही हैं और जैसे जैसे इस इशू को उठाया जा रहा है लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपनी जो मैसेजेस हैं वो पहुंचा रहे हैं ताकि वहां पर सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। तो इंतहाई तशवीशनाक बात है। फजल, तब आप बताइएगा कोयटा में किस तरह की फैसिलिटीज हैं अस्पतालों के अंदर और क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर? देखिए, इस तरह है कि कोयटा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सूरत हाल कराची और लाहौर से भी बदतर है, ख़राब है सूरत हाल यहाँ पर। और यहाँ पर एक और अलमिया जो है वो जन्म लेने वाला है कि बलूचिस्तान में जितनी भी जो टेस्ट का अमल है वो उसमें सवालात उठने लगे हैं और महकमे सेहत की जो कारकर्दगी है इस पर भी कई सवालात उठने लगे हैं। पिछले रोज़ हमने देखा कि 92 न्यूज़ ने कई अफराद ने रब्ता किया कि पिछले 10 रोज़ से, किसी ने कहा 5 रोज़ से और किसी ने 4 और 3 रोज़ से कहा कि हमने सैंपल फातिमा जिन्ना अस्पताल में जमा करवा दिए हैं मगर ताहाल रिपोर्ट नहीं मिली है। कुछ लोगों ने कहा कि हमें 10 रोज़ के बाद रिपोर्ट मौसूल हुई है, उसमें कहा गया है कि आप पॉजिटिव है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स जो 10 रोज़ पहले उसने सैंपल दिया और 10 रोज़ के बाद उसे पता लगा कि वो पॉजिटिव है, तो उनका जो घर में बैठना और ऑफिस में जाना, तो इसका मतलब है कि बाकी लोगों, जितने लोगों के साथ वो मिला है उनको भी कोरोना हो चुका है। इसके अलावा एक अहम बात देखने को मिल रही है कि जो शेख जैद और फातिमा जिन्ना अस्पताल है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 90 अफराद ज़ेर इलाज है। बाकी जो कोयटा में जो 835 अफराद जो कोरोना के शिकार हुए हैं वो मरीज़ कहाँ हैं,
कुछ पता नहीं है। जो इलाके जो मुतासिर हुए हैं, कोयटा के 38 इलाके शदीद मुतासिर है जहाँ से केसेस सामने आए हैं, उन इलाकों को ना अब तक कोई सील किया गया है और ना ही हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर जो बलूचिस्तान है और सीनियर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने आप ये बताइएगा कि कोयटा में बलूचिस्तान हुकूमत की अगर बात की जाए तो बड़े खातिर खा इंतजाम किए गए थे जब कोरोना स्टार्ट हुआ था और ताफ्तान से लोग भी आ रहे थे, लेकिन अब क्या वजह है कि हुकूमत इतना सीरियस दिखाई नहीं दे रही इन तमाम इश्यूज पे? देखिए, इस तरह है कि तफ्तान में जब ईरान से लोग आ रहे थे उस वक्त भी सवालात उठने लगे और उसके बाद चंद रोज़ के लिए हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से इकदाम ज़रूर देखने को मिले और वज़ीर आला बलूचिस्तान और ख़ास तौर पर तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस ब्रीफिंग में बड़े बड़े दावे सामने आए कि हमने 50,000 टेस्ट करने हैं बलूचिस्तान में, मगर तमाम तर दावे जो है वो हवा में उड़ गए हैं और इस वक्त जो टेस्टिंग का अमल है वो भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। पिछले कई रोज से 1200 से लेकर 1300 सैंपल इस वक्त भी फातिमा जिन्ना अस्पताल के कोरोना लेबॉर्ट्री में मौजूद है, जो जिनके रिपोर्ट आना बाकी है। डॉक्टर्स, पैरामेडिक, नर्सिंग स्टाफ भी इस कोरोना से शिकार हो रहे हैं और अब तक बड़ी तादाद 51 के करीब डॉक्टर्स है, 35 के करीब पैरामेडिकल स्टाफ है, 5 नर्सिंग स्टाफ है और दीगर मुलाजमीन जो है वो कोरोना से शिकार हो चुके हैं। एडिशनल सेक्रेटरी जो है बलूचिस्तान के, देखिए मसला यही है कि जिस तरह हमारी अस्पतालों में सूरत हाल है, क्वारंटाइन सेंटर्स में सूरत हाल है, तो डॉक्टर्स और जो तिब्बी अमला है वो शदीद मुतासर होने का उनका भी खदशा है और अब ये खदशा हकीकत में बदल रहा है। बहुत शुक्रिया फजल तवाब, आपने हमें अपडेट किया। इब्राहिम रिंद, आपने हमें सिंध की सूरत हाल से आगाह किया। दुआ मिर्जा पंजाब भर की सूरत हाल से आगाह करी थी। आप तीनों नुमाइंदों का बहुत शुक्रिया। आप लोग फील्ड में मौजूद हैं, रोजाना आप लोगों का बहुत सारे लोगों से एक्सपोजर है, काम कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तमाम तरह हिफाजती और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए रिपोर्टिंग कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि ये जो एक्सपोजर है, जो क्वारंटाइन सेंटर्स में सूरत हाल है, जो अस्पतालों में सूरत हाल है, इंतजामात नाकिस हैं, डॉक्टर्स को सही तरीके से प्रोटेक्टिव गेयर्स नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी अब इसका शिकार हो रहे हैं। तो इन सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, जो कि CEO हैं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजिक एंड इम्प्लीमेंटर्स के। वेलकम टू द शो डॉक्टर जवाद साहब। सबसे पहले तो यही सूरत हाल जो भी हमने क्वारंटाइन सेंटर्स की बात की कि अगर यहाँ पर दुरुस्त तरीके से इंतजामात नहीं होंगे, गंदगी होगी, सफाई नहीं होगी, जो कि सबसे बेसिक चीज़ है कोरोना से प्रिवेंट करने के लिए, तो कैसे ये मरीज सेहतयाब होकर बाहर आएंगे? और फिर ये तो तादाद बढ़ती जा रही है, परेशानी में इजाफा हो रहा है लोगों की वहाँ जो सेंटर्स में मौजूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। डॉक्टर जवाद के साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर ताहिर शमसी साहब भी मौजूद हैं, जो कि माहिर अमराज खून है। उनको भी वेलकम कर लेते हैं शो में, लेकिन गुफ्तगू का आगाज सबसे पहले डॉक्टर जवाद साहब से करते हैं। जी डॉक्टर जवाद साहब। जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। और अभी आपने जो कहा है इसमें दो राय तो हो ही नहीं सकती। अगर क्वारंटीना सेंटर्स जो हैं उनकी सफाई सुथराई मौजूद नहीं है तो वहाँ पे बीमारी फैलने का ज़्यादा खतरा है। और मेरी ये पोजीशन शुरू से रही है कि अगर आपने क्वारंटीना सेंटर बनाना है तो वो सही सूरत हाल सही तरीके से बनाया जाए, क्योंकि उसमें अगर आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठा रख दें तो उसमें यह भी खतरा होता है कि एक से इन्फेक्शन दूसरे को लगती जाए और फिर जहाँ आपके पास 10 आदमियों के अंदर इन्फेक्शन थी वो बढ़ के 20, 30, 40 के को ना लग जाए। तो क्वारंटीना सेंटर बनाना एक टेक्निकल काम है और इसको मेरी ख्वाहिश है कि इसको अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी इसको एज ए प्रायोरिटी के ऊपर गवर्नमेंट्स, जो सी भी गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो इनके इंतजामात बेहतर करें। इसमें तो सफाई के अगर सफाई सुथराई नहीं है, पानी साफ नहीं मिल रहा, तो आपको कोरोना से पहले और बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी जिनसे आपकी जान को खतरा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज़ हो रही है डॉक्टर ताहिर शमसी साहब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके टेस्ट हो रहे हैं, कभी पॉजिटिव आ रहे हैं, कभी नेगेटिव आ रहे हैं, देन अगेन उनको टेस्ट किया जा रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है। ये क्यों, ये पैटर्न जो है ना हम वो देख रहे हैं पेशेंट्स के अंदर, और वजह क्या है इसकी? बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में लेने का। जी जनाब, ये तो वायरस का एक्टिविटी है जिस्म के अंदर, जो जब सैम्पलिंग की जाती है दोबारा चेक करने के लिए कि अब नेगेटिव हुआ या नहीं हुआ, तो
उस वक्त नेगेटिव आ जाता है, उस वक्त जो स्वाब लिया जाता है वो या तो प्रॉपर जगह से नहीं लिया जाता, या उस वक्त ऐसी जो वायरस है वो ज़्यादा डीप इनटू द टिश्यू होता है, बाहर थ्रोट के अंदर नहीं मिलता या नेज़ल एरिया में नहीं मिल रहा होता, और एक हफ्ते के बाद जब दोबारा चेक करते हैं उसको तो फिर दोबारा वो फिर पॉजिटिव आ जाता है। तो ये तो एक टेक्निकल इशू है जिसके ऊपर जो तो चलता रहेगा इसी तरीके से, इसके ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं। आइडियल टाइम क्या है इसको प्रॉपर्ली पॉजिटिव से नेगेटिव होने में, जहां पर आपको कंफर्म हो कि ये टाइम पूरा करने के बाद, ये साइकिल पूरा करने के बाद ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, ये आइडियल टाइम क्या है? देखिए बहुत वेरिएशन है, कुछ लोगों में पॉजिटिव आने के बाद पहली मरतबा जब पॉजिटिव आया तो उसके एक हफ्ते के बाद जो है वो नेगेटिव हो गया, कुछ लोगों में 14 डेज़ पे नेगेटिव होता है, कुछ लोगों में 14 डेज़ पे भी पॉजिटिव रहता है और 21 दिन पे जाके नेगेटिव होता है। अमूमी तौर पे 21 दिन तक तकरीबन सारे लोगों का नेगेटिव हो जाता है। सही, दुरुस्त। डॉक्टर राना जवाद साहब, हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में जिस तरह केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहीं टेस्टिंग कैपेसिटी को कम कर दिया गया है। ये किस हद तक तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि लॉकडाउन में भी रिलीफ दे दिया गया है, दूसरी तरफ केसेस बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग कैपेसिटी बजाय इंक्रीज करने के डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे में आप समझते हैं कि जो कोरोना है उसके लिए जो मैनेजमेंट की जा रही है ठीक है? ये आपकी बात सही है कि टेस्टिंग कम होनी शुरू हो गई थी। हमने 8,000 को टच करके फिर हम 4-5 हज़ार पे पूरे मुल्क के लेवल के ऊपर आ गए थे, लेकिन अब पिछले 1-2 दिन से फिर तकरीबन 8.5-9 तक पहुंची है, लेकिन ये अभी भी इंतहाई नाकाफ़ी है। हमें तकरीबन 20 से 30 हज़ार अब टेस्ट रोज़ाना की बुनियाद पे करने चाहिए थे, क्योंकि जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे, और जब मैं कहता हूँ कि टेस्ट करना है तो वो मैं आम रैंडम टेस्टों की बात नहीं कर रहा, मैं हाई रिस्क ग्रुप में बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात कर रहा हूँ जो स्पेसिफिक एम के साथ। तो हमें जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हमारे सामने पूरी तस्वीर नहीं आएगी। जब पूरी तस्वीर नहीं आएगी तो कोई भी एक्सपर्ट आपको ये बता नहीं सकेगा कि हम इस आउटब्रेक में ऊपर की तरफ जा रहे हैं या हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं या हम इसको नीचे की तरफ ला रहे हैं। ये उसी तरह है जिस तरह जिक्सा पजल होता है, आपके बच्चे खेलते हैं, अगर जिक्सा पजल के बहुत सारे पीसेस गायब हों तो वो तस्वीर बनानी मुश्किल होती है। तो ये आउटब्रेक को भी मैनेज करना एक जिक्सा पजल की तरह होता है कि हमें तमाम तस्वीर के टुकड़े, यानी कि तमाम केसेस की इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम केसेस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक बहुत कम है, और मेरे ख्याल से इसको जंगी बुनियादों पर या हंगामी बुनियादों पर इसको बढ़ाना चाहिए और इसको प्रॉपर तरीके से बढ़ाना चाहिए। सिर्फ टेस्ट। अब देखिए डॉक्टर जवाद साहब, ये जो आपने जिक्र किया है, जी हमारी एक तो टेस्टिंग कैपेसिटी को मजीद बढ़ाना है ताकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, एक्चुअल नंबर्स हैं वो सामने आए, ताकि आप उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी को प्लान करें। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि टेस्टिंग कैपेसिटी कम होने के साथ साथ हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो अमला है, उसकी भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, और अगर ये जो हमारे पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये लोग अगर इससे इफेक्ट होते हैं तो कितनी सूरत हाल ख़राब हो सकती है? जी, ये और इसी वजह से ये बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको हिफाजती जो लिबास हैं, उनके हिफाजती मास्क हैं, उनमें कोई कमी ना आनी पड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास कम तादाद है। हमारे पास नर्सों की बहुत कम तादाद है, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत कम तादाद है, और अगर खुदा ना खास्ता ये बीमार होने शुरू हो गए जिस तरह हो रहे हैं तो हमारे पास रिप्लेसमेंट के लिए मजीद डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। तो हमें इसको एज ए बहुत बड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हमने किस तरह अपने तिबी अमले को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए आप सेपरेट हॉस्पिटल्स अब इन्होंने कुछ बनाने शुरू किए हैं, उस तरह करते जाएं, कोई इनको हिफाजती लिबास की कमी ना आने दे, क्योंकि जूं ना सिर्फ जब डॉक्टर ज़्यादा बीमार होने शुरू होंगे या नर्सेज, तो फिर एक मोरल डाउन हो जाता है तिबी अमले के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता लोग कहेंगे कि हम अपनी जान को हथेली पे क्यों लाएं अगर हुकूमत हमें प्रोटेक्टिव गियर्स प्रोवाइड नहीं कर रही। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनकी हिफाजत की, उनमें कमी ना आनी पाए। बिल्कुल ऐसा ही कि अगर हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे तो ये हमारी जो है ना वो हिफाजत कर सकेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी तरफ हम जो डॉक्टर ताहिर शमशी साहब अपडेट्स देख रहे हैं जो दुनिया भर से आ रही हैं, तो वैक्सीन के हवाले से भी बात होगी आगे जाके शो में, लेकिन सबसे पहले जो ब्लड प्लाज्मा की बात है वो मैं आपसे करना चाहूँगी कि इस टेक्निक पर हम कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी कहा गया था कि IgGs के थ्रू, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू अब जो है वो इलाज हो सकता है। अगर UK की बात की जाए तो वो भी इस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, इसको प्रैक्टिस कर रहा है। कहाँ तक पहुँची हैं चीज़ें इस टेक्निक के हवाले से, अपडेट्स क्या हैं?
खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़रे हुए हफ्ते में हमने प्लाज्मा मरीज़ों को लगना शुरू हो गया और इसकी जो तादाद है, जितनी ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है उतनी तादाद में प्लाज्मा देने वाले डोनर्स वॉलंटियर होकर आ नहीं रहे। तो मेरी आप इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से सारे पाकिस्तानी भाई बहनों से दरख्वास्त है कि जो लोग कोरोना से रिकवर होकर जा चुके हैं वो आगे आएँ और अपने बहन भाइयों की, पाकिस्तानी बहन भाइयों की जानें बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट करें। ये हम इस वक्त प्लाज्मा की जो रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, वो पेशावर, इस्लामाबाद, क्या कहते हैं, मुजफ्फराबाद, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, कराची, सक्खर, तमाम शहरों से आ रही है और इतनी बड़ी मकदार में सिर्फ एक सेंटर के पास प्लाज्मा का इकट्ठा करना मुश्किल है। तो हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में उसका कलेक्शन का काम शुरू करा दिया है। लाहौर में आज या कल में शुरू हो जाएगा, सक्खर में शुरू हो गया है, हैदराबाद में शुरू हो गया है, कराची में 2-3 सेंटर्स हैं वहाँ शुरू हो गया है। तो प्लाज्मा की कलेक्शन के लिए हमें प्लाज्मा के डोनर्स चाहिए जो कोरोना से सेहतयाब हो गए हों। प्लीज़ कम फॉरवर्ड, आइए, आगे आइए, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की एजुकेट करना लोगों को जो कि सरवाइव कर चुके हैं, जो कि रिकवर कर चुके हैं, इससे उनको एजुकेट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें कैसे कन्विंस किया जाए कि उनके लिए हार्मफुल नहीं है और उनकी वजह से कितने लोग जो है ना वो बच सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। डॉक्टर ताहिर शमशी साहब, देखिए, उसका सबसे पहले तो ये रीएश्योरेंस के ब्लड एक बोतल देने के बाद आप 3 महीने के बाद ही ब्लड देने के काबिल होते हैं, लेकिन प्लाज्मा एक दफ़ा देने के बाद 1 हफ्ते के बाद आप दोबारा प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो प्लाज्मा डोनेट करने के ना तो साइड इफ़ेक्ट हैं कोई, ना उसके कोई नुकसानात हैं, ना उससे कोई कमज़ोरी होती है। अगर कोई ये कहे कि नहीं भाई मैं तो रोज़े रख रहा हूँ, इस वक्त मैं रोज़े की हालत में तो नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, आप रोज़े के बाद आके दे दीजिए। हमारे सेंटर जो है वो तो NIBD 24 घंटे खुला हुआ है और प्लाज्मा कलेक्शन का जो निज़ाम है वो 24 घंटे कायम है। कोई इसका कोई इशू नहीं है कि आप किस वक्त आके देते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। एक दफ़ा देने के एक हफ्ते के बाद आप दोबारा और तीसरी मरतबा भी दे सकते हैं बगैर किसी नुकसान पहुँचाए। और एक दफ़ा जब आप देते हैं तो हर दफ़ा जब देते हैं तो उसमें 2 लोगों की आप जानें बचाते हैं। अगर आपने 3 दफ़ा दे दिया तो आपने 6 लोगों की जान बचाई। और अल्लाह ताला का जो ये फरमान है कि जिसने एक आदमी की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत में रहने वाले तमाम जानदारों की जान बचाई। और जान बचाना इतना एक अल्लाह के नज़दीक इतना पसंदीदा एक अमल है कि उसका इनाम भी अल्लाह ताला ही के पास है, कोई आपको दुनिया में उसका इनाम नहीं दे सकता। और ये देखें ना कि जिस तरह हम कहते हैं कि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी की जाए, तो ये सबसे बड़ी नेकी है कि आप किसी की जान बचाएं। अब दूसरी तरफ ये डॉक्टर ताहिर शमशी साहब, एक और चीज़ है ब्लड प्लाज्मा के हवाले से कि किन पेशेंट्स को ये लगाया जाता है या जो भी जिसमें कोरोना की तस्दीक हो उनको दे दिया जाता है, या सिवियर केसेस में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? जी देखिए, हम इसमें हमारे पाकिस्तान में हम सब देख रहे हैं कि अभी इस वक्त ICU के बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। तो इसमें हमारा पहले दिन से हमारा टारगेट ये है कि हम उन लोगों को लगाएं जो अभी वेंटिलेटर पे ना गए हों और लेकिन उनमें ख़तरा हो कि अगले 1-2 दिन में वेंटिलेटर पे जा सकते हैं वो। तो वेंटिलेटर पे जाने से बचाने के लिए ये हमारा ये एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो ये वो लोग हैं जो अभी वेंटिलेटर पे ना गए हों, क्रिटिकली सिक ना हुए हों, प्रायोरिटी हमारी उनकी होगी कि उनको लगाया जाए और उनकी जानें बचाई जाएं। जो जा चुके हैं वेंटिलेटर पे उनको भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारी कंडीशंस और इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं। तो वो लोग जिनकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई हो लेकिन वेंटिलेटर तक ना पहुँचे हों तो उनको हम इसको प्लाज्मा को लगाते हैं। सही है। प्रोफेसर असद असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं मियो हॉस्पिटल। वेलकम टू द शो प्रोफेसर असद असलम साहब। सबसे पहले तो ये क्या सूरत हाल है मियो हॉस्पिटल में, कितने पेशेंट्स की तादाद है, रिकवरीज कैसी हैं, डेथ टोल कितना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो लाहौर के पूरे टीचिंग हॉस्पिटल्स और प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उनमें टोटल जो पेशेंट इस वक्त एडमिट हैं विद पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव वो तकरीबन 1100 हैं। उनमें तकरीबन 900 के करीब जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में है और बाकी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में है। और इस वक्त तक अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 520 मरीज़ सेहतयाब होकर वो घर भी जा चुके हैं।
तो तकरीबन इस वक्त लाहौर में 1700 के करीब पेशेंट ने रिपोर्ट किया, जिनमें 520 ठीक होकर घर जा चुके हैं। बाकी 1100 अभी एडमिट हैं, जिसमें मेजॉरिटी पब्लिक सेक्टर में है और कुछ 10% के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल में लाहौर के दाखिल हैं। दुरुस्त। किस तरह के इंतजामात हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो उनको प्रोटेक्ट करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम तरह प्रोटेक्टिव जो गेयर्स हैं वो दिए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की सिक्योरिटी कैसे यकीनी बनाई जा रही है, प्रोफेसर असलम साहब? जी, अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, जैनिटोरियल स्टाफ बिल्कुल पूरे जज्बे के साथ काम कर रहे हैं और उनको बगैर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के सूट के हम अंदर जाने भी नहीं देते। और जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, ये वैसे ही ये कॉर्डन ऑफ एरिया होता है, तो यहाँ पर अंदर पेशेंट के अटेंडेंस को भी जाने की इजाज़त नहीं है, सिवाय पेशेंट ही इन एरिया में जा सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है सिक्योरिटी के मामला में बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज का जज्बा भी बहुत बुलंद है। ज़बरदस्त। तो ये तो अच्छी बात है कि फुल उनको इक्विप किया जा रहा है। डॉक्टर राना जवाद साहब, एक और चीज़ ये आई, अभी खबर ये भी डिस्कस हो रही है कि ये सिर्फ लंग्स को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि जो कि सीवियर केसेस हैं, जो आईसीयूज़ या वेंट्स पे गए हैं, उनके किडनीज़ को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये किस हद तक जो है वो तशवीशनाक बात है, क्या अपडेट्स है इस हवाले से? जिस तरह एक कोई भी नई बीमारी आए तो उसका हमें वक्त के साथ साथ उसका पता लगता है कि ये किन किन जिस्म के हिस्सों को मुतासिर करता है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि ना सिर्फ ये गुर्दों को या किडनीज को अफेक्ट कर रहा है, बल्कि हार्ट को भी अफेक्ट कर रहा है, ब्रेन को भी अफेक्ट कर रहा है, स्किन के ऊपर भी इसके मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं। तो ये मल्टी ऑर्गन डिजीज़ के तौर के ऊपर हमारे सामने आ रहा है। हमें ये भी चंद केसेस में, ज़्यादा केसेस में नहीं, चंद केसेस में अगेन यूरोप से पता लगा है और अमेरिका से कुछ आई हैं खबरें कि नौजवान लोग जिनके अंदर कोई बीमारी नहीं होती, उनके अंदर शॉक एकदम से उनकी डेथ हो रही है बगैर कोई दायमी बीमारी के। तो ये सारी, क्योंकि एक नई बीमारी, नया वायरस है, इस पे तहकीक जारी है और रोजाना हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है। और इसके अंदर कोई शख्स भी इस वक्त कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि ये इस जिस्म के हिस्से को मुतासर नहीं करता, क्योंकि जो वक्त गुजरता जा रहा है हमें पता लग रहा है। अभी अपडेट्स आ रही हैं। दूसरी तरफ ये, मुझे ब्रेक की तरफ चूंकि बढ़ना है फौरी तौर पे, तो ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस जरा प्रेडिक्शंस पे बात करेंगे कि मई और जून का जो मंथ है वो पाकिस्तान में अभी जो केसेस हैं और जो डाटा आ रहा है उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि इसमें मजीद इजाफा होगा या सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी। दूसरी तरफ वैक्सीन के हवाले से भी थोड़ी बात होगी। आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे ट्यून्ड इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एक तो ये जो अपडेट्स आ रही हैं वैक्सीन के हवाले से, इस पर बात कर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि प्रेडिक्शंस क्या हैं कि अब ये जो वेव है इसमें कमी आएगी मई जून में या इसमें मजीद इजाफा होगा। तो सबसे पहले हम ये प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है डॉक्टर राना जवाद साहब कि ये जो अब वेव है इसमें कमी आती दिखाई देगी? नंबर्स क्या कह रहे हैं, फिगर्स क्या कह रहे हैं? जी हाँ, आपने बहुत सारे लोग इस वक्त प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि जितने केसेस आ जाएंगे, इतने लाख केसेस आ जाएंगे। मैं जो 15 साल से यही काम करता हूँ, आउटब्रेक्स और पैंडेमिक्स को मैनेज करना, मैं बड़े वसूख से आपको बताता हूँ कि किसी के पास वो डेटा ही नहीं है जिसकी बेस पे हम मुनासिब तरीके के साथ प्रोजेक्ट कर सकें। डेटा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास ये है कि टेस्टिंग अगर बढ़े और हमें पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड नज़र आने शुरू होंगे। अभी तक जो ट्रेंड है, जितनी भी टेस्टिंग हो रही है, उसकी बुनियाद के ऊपर ये केसेस बढ़ तो रहे हैं, लेकिन इनकी बढ़ावे की रफ्तार में उतना इजाफा नहीं है जितना लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो मैं तो बड़ा होपफुल हूँ कि मई के अंदर उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग को 3-4 गुना बढ़ाएं। ये मैं एक बड़ी शर्त लगा रहा हूँ।
ये अगर हम कर लेते हैं तो हम इसके ऊपर काफ़ी हद तक इसको मैनेज करने में कामयाब हो सकते हैं मई के महीने के अंदर। लेकिन अगर हमने अपनी टेस्टिंग ना बढ़ाई और हम एक दूसरे पे ये सोचते रहे कि टेस्टिंग बढ़ाने से केस बढ़ जाएंगे, तो इस खौफ की वजह से अगर हमने टेस्टिंग ना बढ़ाई तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारा दुश्मन कहाँ कहाँ छुप के बैठा हुआ है, और जब तक उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम इस आउटब्रेक के ऊपर काबू नहीं पा सकते। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बिल्कुल, और बजाय इसके कि हम इसको रोकें, खत्म कर सकें, बिल्कुल हम इस पे काबू पाने में जो है ना वो नाकाम रहेंगे। प्रोफेसर असद असलम साहब, एक तो ये वैक्सीन के हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं, अभी चाइना ने भी बंदरों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसके अलावा यूके भी अभी वैक्सीन पे काम कर रहा है, तो क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से, कब तक मार्केट्स में आ सकती हैं? और फिर बीच में हमने ये भी सुना था कि चाइना जब वैक्सीन तैयार कर लेगा तो पाकिस्तान के साथ फर्स्ट कोलैबोरेशन होगा, क्या खबरें इस हवाले से? जी बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल सब इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब वो वैक्सीन मार्केट होगी और कब वो पाकिस्तान में आएगी तो शुरू करेंगे। तो जिस तरह आप इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी मेरे दोस्त साथी इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी तक पहुंची नहीं वैक्सीन। तो जब आएगी तो तब उसके बाद ही कुछ कहने के काबिल होंगे। अभी तक सारे एक्सपेरिमेंटल स्टेज या चाइना ने जैसे बना ली है, तो जब पहुंचेगी उसके बाद ही शुरू करेंगे। हाँ, हम प्लाज्मा थेरेपी ये बात तो तय है कि अभी इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है। हाँ, प्लाज्मा एक चीज़ ये है कि हमने भी बात की, कल हमने सैटरडे को भी बात की थी और आज भी बात की कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, उनमें सूरत हाल बहुत अबतर है, अस्पतालों की सूरत हाल बहुत अबतर है, वहाँ पर इंतज़ामात नहीं हैं, सफाई के इंतज़ामात नहीं हैं। अगर ये काम नहीं होगा, प्रॉपरली मैनेज नहीं होगा, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्द अज जल्द रिकवरीज होंगी और लोग मज़ीद बीमारियाँ लिए बगैर वहाँ से बाहर आ जाएंगे? इसको यकीनी बनाना कितना ज़रूरी है और क्यों नहीं हो रहा हमारे यहाँ? मैं जहाँ पर देखें, जहाँ तक इन क्वारंटाइन सेंटर्स के इंतज़ामात का ताल्लुक है, मैं आपको लाहौर के एक्सपो सेंटर का एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि देखिए एक हॉल में 300 लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ 3 हॉल हैं, तकरीबन 1050 की कैपेसिटी है। अब होता यह है कि सुबह 6-6 घंटे की शिफ्ट पर हम जैनिटोरियल स्टाफ अंदर भेजते हैं और वो उस 6 घंटे में सब लोगों का जो भी सामान है, जो भी उन्होंने खाया है, उसका सामान इकट्ठा करके वो दरवाजे तक लेके आते हैं। और दरवाजे तक लेके वहाँ पर उसको इकट्ठा करके फिर वो बैग्स में पैक करते हैं, येलो बैग्स में, और उसके बाद हमारा 80 वेस्ट वाले आते हैं और वो उन बैग को वहाँ से ले जाते हैं। अब ये जो अनफॉर्चुनेटली जो मूवीज़ बनती हैं, ये उस दौरान बनती हैं जब सारा जो गार्बेज इकट्ठा करके दरवाजे तक लाया जाता है, उस वक्त नहीं बनती जबकि ये जिस वक्त ये पैक हो रहा होता है। तो वो इम्प्रेशन ये पड़ता है कि खुदा न खाता कोई हॉल के अंदर ये गार्बेज बिखरा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। 300 पेशेंट का इस सामान इकट्ठा करके, उनका वेस्ट इकट्ठा करके दरवाजे तक लाना, फिर वहाँ पर पैक होता है। उस दौरान की वीडियो बना के एयर कर दी जाती है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत यह है कि वो इकट्ठा दरवाजे पर होता है। अगर वो वीडियो इस तरीके से बनाई गई है, उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन डॉक्टर असलम साहब, एक और मसला ये भी है कि जो पानी आ रहा है वो तो इंतहाई गदला है, उसमें तो कोई इसको जाली तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। नलों में जो पानी आ रहा है वो येलो कलर का पानी आ रहा है, सो इसको अभी तक नहीं बनाया गया कि साफ पानी मुहैया कर दें। ये एक्सपो सेंटर, जी बिल्कुल, ये एक्सपो सेंटर हमने टेक ओवर किया और एग्जीबिशन सेंटर था, उसके बाद टेक ओवर किया। शुरू में बिल्कुल ठीक आता रहा, बीच में कोई प्रॉब्लम हुई 2 दिन के लिए कि ट्यूबवेल में से पानी आया, तो वो हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को बताया, तो वो उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया। और यहाँ पर शावर्स नहीं थे, यहाँ पर ज़्यादा एग्जीबिशन सेंटर था, फिर हमने वहाँ से कुछ चीज़ें हटा के कुछ पॉइंट वहाँ पर शावर लगवाए लोगों के नहाने के लिए। 15 बाथरूम है एक हॉल में, सब ये सुबह नहाते हैं। और फिर जब हमने शावर लगाया तो उसका लेवल, बाहर वाला लेवल ऊपर था, अंदर वाला नीचे, वो पानी अंदर आना शुरू हो गया। वो कोई 1.5 दिन का ये प्रॉब्लम हुई, वो भी हमने रेक्टिफाई करा दिया। अब ना पानी की कोई प्रॉब्लम है और ना कोई गंदे आने की प्रॉब्लम है। एक और चीज़ जो कंप्लेन आई वो ये है कि जब पेशेंट्स को खाना दिया जा रहा है तो वहाँ गेट के ऊपर रख दिया जाता है, दे दिया जाता है, और उसके बाद सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, रश लगा लेते हैं और वहाँ पे जो है ना वो झमकट्टा लग जाता है और खाना लेके चले जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस क्यों की जा रही है? क्या इंडिविजुअली सबको नहीं दिया जा सकता? एक तो इन सब के लिए रश लगाना ही एक तो बड़ा मसला है, और दूसरी बात ये कोई तरीका नहीं कि अस्पतालों में जो मरीज़ हैं उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाए। वो ऐसा था कि ये
जो जिन्होंने सामान मुहैया किया वो दरवाजे पर रख के चले गए। बहरहाल हमने इसका नोटिस ले लिया था और जिस वक्त जो शिकायत आई उसके बाद से कोई फूड भी ऐसा नहीं है जो दरवाजे पर रखा जाए, टेबल पर जाता है। इवन के पानी की बोतल तक भी हम टेबल पर सर्व करते हैं जाके। चले, उम्मीद यही है कि जल्द अज जल्द ये इंतजामात बेहतर हो जाएंगे। अगर ये लोग सर्वाइव नहीं करेंगे या सही तरीके से सफाई सुथराई के इंतजामात नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और जिस तरह पेशेंट्स की तादाद में इजाफा हो गया, यहाँ से लोग अगर बाहर नहीं जाएंगे तो अंदर कैसे आएंगे, उनको कैसे हमने आइसोलेट करना है, फैसिलिटेट करना है, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। डॉक्टर ताहिर शमशी साहब, जिस तरह अभी हम भी बात कर रहे थे कि ब्लड प्लाज्मा की हमने बात की, दूसरी तरफ ये कि मल्टीपल जो तरीके हैं वो अभी आजमाए जा रहे हैं। यूके की अगर एग्जाम्पल ले लें तो वहाँ के कुछ हॉस्पिटल में सिटी स्कैन्स पे भी काम हो रहा है, ब्लड प्लाज्मा पे भी हमने बात की है, मल्टीपल वेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सारे तरीके पाकिस्तान में किस हद तक इम्प्लीमेंट हो सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना वो बचाया जा सके और सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो? देखिए, ये तो जिन जिन अस्पतालों में कोरोना के मरीज दाखिल हैं वो अपने वसाइल के मुताबिक इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। अगर मरीजों की तादाद बढ़ती है तो एक बेड के ऊपर 4 लोगों को, 4 मरीजों को लगा लेना, तो ये उसके जो सर्किट्स हैं, ये हमारे लोग भी माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं और इम्प्रोवाइज करने में वो बहुत अपनी मिसाल आप हैं। तो ये तो यहाँ पाकिस्तान में भी ये सारे काम हो रहे हैं, हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है उसके अंदर। और जो इसके अंदर जो एक बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि अब हमें वो वक्त आ गया है 2 महीने के बाद कोरोना के साथ कि अब हम IgG का टेस्ट करके आबादी में अपने जो वर्क फोर्स है उसमें से आइडेंटिफाई करें कि किन लोगों में कोरोना हुआ था और वो रिकवर हो गए बग़ैर मालूमात के, डायग्नोसिस के बगैर ही उनमें ये अब एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। उनको इस लॉकडाउन से आज़ाद करें, मईशत का पहिया चलाने के लिए उनको अपने ऑफिस में, अपने कारोबार में जाने की इजाज़त दी जाए ताकि आपका मईशत का पहिया चले। और जिसको स्मार्ट लॉकडाउन कहा जा रहा है उसमें ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है और ये इज़ गोइंग टू बी ए गेम चेंजर एज ऑफ टुडे। ये एक जो इसकी जो टेस्ट की किट्स हैं, गैजेट्स हैं, वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। ये हमारे पास कितनी कैपेसिटी है इसकी, ये हम कितना कर सकते हैं? महंगा होता है, सस्ता होता है? साहब, ये तो ये तो सारी बात की बात है। सबसे पहले तो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट इसको इंपोर्ट करने की और इसको लेबॉरेटरीज को इजाज़त दे कि वो ये टेस्ट परफॉर्म कर सकें। बदकिस्मती से 2 महीने पहले इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि ये टेस्ट ना कोई कर सकता और ना इंपोर्ट कर सकता। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा खला आ गया। अब सिवाय PCR टेस्ट के कोई और तरीक़ाकार नहीं है कि जिससे ये इन मरीजों को आइडेंटिफाई किया जाए। ये टेस्ट सस्ता भी होता है। जो वजह ये थी इसकी कि इसको NIH ने ये रिकमेंड किया कि ये PCR के अलावा कोई दूसरा और कोई रिकमेंडेड तरीका नहीं है नए केसेस को आइडेंटिफाई करने का कि उस वक्त एक्यूट इन्फेक्शन हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है ये डायग्नोसिस के लिए नहीं है, ये जानने के लिए है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितने % पॉपुलेशन जो है वो सीरो प्रेवलेंस उसके अंदर कितनी है, यानी उसके अंदर कितने अफराद ऐसे हैं कि जिन्होंने क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर ली है कोरोना के ख़िलाफ़। और वो एक तरह के वो सेहतियाब लोग होंगे कि जिनमें कोरोना का जो ख़तरा, यानी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का ख़तरा दूसरों के मुकाबले में निस्बतन कम हो जाता है। और ये एक बहुत अच्छी खासी वर्क फोर्स हो सकती है। हो सकता है कि 4% आबादी अगर आपकी ये इम्यून हो चुकी हो, IgG उसके अंदर मौजूद हो। कराची 2 करोड़ का शहर है तो 8 लाख के अफराद ऐसे होंगे वर्क फोर्स के आपके कि जो काम करने के काबिल होंगे और उनको बहुत आसानी के साथ इजाज़त दी जा सकती है कि अपने कारोबार शुरू करें, ऑफिस जाना शुरू करें और हुकूमत के लिए मईशत का पहिया चलाएं ताकि मुल्क की भी इकॉनमी बेहतर हो। और लोगों बात तो वही है ना कि जो अभी डॉक्टर राना जवाद साहब जिस बात का शिकवा कर रहे थे कि बड़े अफसोस के साथ कि हमारे यहाँ तो जो केसेस हैं उन्हीं का डाटा ठीक नहीं है, हम कैसे स्ट्रेटजी प्लान कर सकेंगे? तो अगर डॉक्टर राना जवाद से जब तक हम कोरोना के प्रेडिक्शंस या जो कोरोना के जो केसेस हैं उन्हीं का पता नहीं लगा सकते तो बहुत ज़्यादा सेकंड फेज़ है। लेकिन जो बात कर रहे हैं डॉक्टर ताहिर शमशी साहब, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। जो इमरान खान साहब बात कह रहे हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज, इसके ऊपर से पाबंदी नहीं रख सकते, खोलना होगा, पाबंदी हटाई जाए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए? जी तो पाबंदी हटाई जाए इस टेस्ट को करने की।
जी, जो अभी डॉक्टर ताहिर शमसी कह रहे थे ये बिल्कुल सही बात है। और पाबंदी इस वजह से थी शुरू में कि जो शुरू में टेस्ट आए थे एंटीबॉडीज़ के, उनके अंदर फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव की शरह बहुत ज़्यादा थी और इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर थोड़ा सा डिले हुआ इन टेस्टों को अप्रूव करने के अंदर। और अब चंद टेस्ट अगेन इस वक्त मार्केट में शायद 70 या 100 टेस्ट हैं पूरी दुनिया के अंदर जो एंटीबॉडी के टेस्ट हैं, उनमें से चंद एक को इजाज़त मिली है अपना काम करने की, क्योंकि ये भी मुनासिब नहीं है कि अगर 40% लोगों पे जिन पे ये टेस्ट हो उनको ये गलत बताए कि ये आप पॉजिटिव हैं या नहीं है। लेकिन ये टेस्ट की अहमियत बिल्कुल जो शमसी साहब ने कहा है वो है कि हमें पता लगेगा कि हमारे माशरे के अंदर कितना ये ऑलरेडी फैल चुका है और कितने लोग अब इससे महफूज हो चुके हैं। जो फैलाना है, जो आबादी के टेस्ट करने हैं, आज में यहाँ से पंजाब भी कर रहा है उसको स्मार्ट लॉकडाउन टेस्टिंग के नाम से, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि पीसीआर टेस्ट उन टेस्टों के लिए मुनासिब नहीं है, बल्कि उसके लिए मुनासिब एंटीबॉडी टेस्ट ही है जो कम्युनिटी के अंदर आप पता करना चाहें। तो हमें ये बिल्कुल इसको देखना चाहिए और अगर टेस्ट अब अप्रूव होने के काबिल हैं उनको जल्दी से अप्रूव करके अपनी सोसाइटी के अंदर इस बीमारी का हमें फैलाव का अंदाजा लग जाएगा। तो ये दोनों टेस्टों की अपनी अपनी अहमियत है। पीसीआर टेस्ट की एक्यूट इन्फेक्शन में अहमियत है और एंटीबॉडी की पॉपुलेशन में कितना अभी हमें ये भी सीखने की जरूरत है और हमें ये आइडिया किस हद तक अडॉप्ट करना है कि अभी कोई आपके पास टाइम फिगर नहीं है कि इधर हमें 1 महीना लगेगा, 2 महीने या 6 महीने लगेंगे इस वबा का खात्मा होने में दुनिया भर से, या पाकिस्तान की बात करें पर्टिकुलरली। तो कितना ज़रूरी है, तमाम डॉक्टर से मेरा ये सवाल है कि लाइफस्टाइल अपना तब्दील किया जाए, जो हमारी ग़िज़ाएँ हैं उनके ऊपर थोड़ा फोकस करें, सफाई सुथराई, और जो हम गैर ज़रूरी चीज़ों को टच करने की हमारी आदत है शॉपिंग मॉल्स में, मार्केट्स में, ऑफिस में, उसको किस हद तक अवॉइड करना है। फर्स्ट प्रोफेसर असद असलम साहब। जी, सबसे पहले तो जहाँ तक लाइफस्टाइल का ताल्लुक है वो आपने खुद ही बता दिया कि हमें जिस तरह आजकल हम लॉकडाउन में या सोशल डिस्टेंसिंग में जो हमने लाइफस्टाइल अपनाया है, हमने उसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा कि गैर ज़रूरी चीज़ों को हमने टच नहीं करना, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखना है। ये एक बेहतरीन मेथड है टू गेट रिड ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जहाँ तक डाइट का ताल्लुक है तो वो वैसे ही यही सबको शुरू से यही कहा जाता है कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, वही आपकी सेहत के लिए मुनासिब होती है। तो लाइफस्टाइल का हमें इसी को अब देखेंगे कि आइंदा ज़िंदगी में लोगों का लाइफस्टाइल इस बीमारी की वजह से, इस पैंडेमिक की वजह से काफ़ी चेंज हो जाएगा। जी डॉक्टर ताहिर शमसी साहब। जनाब, हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने का नया ढंग सीखना पड़ेगा। इस कोरोना वायरस तो अभी आ गया है, कुछ अरसे रहेगा, हो सकता है 2 साल रहे, हो सकता है 3 साल रहे हमारे साथ। हमें इसके साथ मिलजुल कर रहने का ढंग सीखना पड़ेगा और इसके मुताबिक अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें हमारी जो आज की जो ज़िंदगी कोरोना से पहले थी, हमारी लाइफस्टाइल था, कोरोना के बाद एक नई ज़िंदगी होगी। ज़िंदगी वैसी नहीं होगी जैसे कि कोरोना से पहले थी। जी डॉक्टर राना जवाद साहब। जी हाँ, और इसमें बिल्कुल और ये डिपेंड करता है कि कितनी देर में हमें इसकी वैक्सीन या दवाइयाँ आ जाती हैं। जो इंसान है वो अनफॉर्चुनेटली वो लॉन्ग टर्म सबक नहीं सीखता और हमने सदियों के अंदर एक लाइफस्टाइल, एक सोशल सेटअप बना है। तो अगर तो कोरोना वायरस रहा हमारे साथ अगले 2 साल 3 साल, तो फिर तो काफ़ी चेंजेस आएंगी। लेकिन अगर, और मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये जल्द आ जाए, इसके इलाज भी आ जाए, वैक्सीन भी आ जाए, तो हम आहिस्ता आहिस्ता वापस उन्हीं रास्तों की तरफ जाएंगे जिनकी वजह से आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। और सबसे बड़ा खतरा एनवायरनमेंट को है। हमने देखा है कि हमारी कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो हमारी पोल्यूशन लेवल गिर गए हैं। इसका मतलब है कि लोग जो कहते थे कि जी ये कुछ नहीं हो सकता, एनवायरनमेंट के लिए कुछ नहीं हो सकता, आप उसी गंदी हवा में सांस लीजिए, हो सकता है अगर दुनिया के तमाम ममालिक मिल के इस पे सोचें। और याद रखिए कि पोल्यूशन से लोग बाज़ दफ़ा ज़्यादा बीमार होते हैं,
ज़्यादा अमवात होती हैं निस्बतन दूसरी बीमारियों के। तो ये हमें एक किस्म का अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि हम इसको जिसे कहते हैं रीसेट बटन दबा के अपनी आदत को ठीक कर लें। दुकानें आपकी जल्दी बंद हो जाया करें, शाम को सुबह आप जल्दी उठा करें, घर वालों को टाइम दिया करें। तो इसमें काफ़ी अच्छे पहलू हैं। अगर इसको हम कंटिन्यू करना चाहें तो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है। वो जिस तरह सवाल आते थे इम्तिहान के अंदर जी मिसाल देकर वाज़ेह करें, तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी मिसालें दी हैं कि जिसके साथ ये है कि ज़िंदगी गुजर सकती है अगर आप अपने जो ज़िंदगी का स्टाइल है उसको बदल लें। सही। अभी स्मार्ट लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। अभी ये भी कहा जा रहा है चूंकि आगे ईद भी है तो लोगों ने थोड़ी शॉपिंग्स वगैरह भी करनी होती है, तो कुछ हद तक रिलीफ दिया जाएगा। SOPs भी बनाई जा रही हैं सिंध में भी कि कुछ डेज डेजिग्नेट कर दिए जाएंगे। तो अगर ये रिलीफ मिलता है, मार्केट्स ओपन होती हैं, लोग बाहर निकलते हैं घरों से, तो उन्हें किस हद तक एहतियात करनी है और क्या उनको करना होगा? उनका मोड ऑफ एक्शन लोगों का और दुकानदारों का क्या होना चाहिए? प्रोफेसर असद असलम साहब। जी, मेरा ख्याल है यहाँ पर हम गलती कर जाएंगे। अगर ईद के लिए हमने शॉपिंग की इजाज़त दे दी और लॉकडाउन की नरमी दे दी तो फिर हम इस डिज़ीज़ को फैलने से रोकने में नाकाम हो जाएंगे। तो मैं तो बिल्कुल इस बड़ा क्लियर हूँ अपने माइंड में कि यहाँ पर शायद हमारे से गलती हो जाए। अभी भी जो रिलैक्सेशन दी हुई है लॉकडाउन में, आप देखें एक चीज़ लेने के लिए एक घर के लिए 5 लोग 4 लोग एक ही गाड़ी में जा रहे हैं और अभी भी वो ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे। और जब आप इनको ईद की शॉपिंग की इजाज़त दे देंगे तो आप इस वक्त भी ग्रॉसरी शॉप में देखें कोई ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा, मास्क नहीं पहन रहा, कोई ग्लव नहीं पहने हुए। एक आदमी खुदा न खास्ता कोरोना पॉजिटिव है, उसने एक चीज़ को टच कर दिया है तो अगले 100 लोगों को उसने बीमारी फैला दी। तो ये यहाँ पर हमसे गलती हो जाएगी। मैं इसके बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ कि आप ईद की शॉपिंग के लिए लॉकडाउन को नरमी करेंगे। गलती कर बैठेंगे हम और शायद बुरी तरह फैल जाए, बहुत तेज़ी से फैल जाए बीमारी। बिल्कुल। डॉक्टर ताहिर साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी क्या हम इस कैपेसिटी में हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की जो बातें हो रही हैं या लॉकडाउन रिलीफ की जो बातें हो रही हैं वो दी जाएं? क्योंकि जब सख्ती से लॉकडाउन था तो लोगों ने उसको इतना सीरियस नहीं लिया था। साहब, आप कानून कोई सा बना दें, स्ट्रेटजी कोई सी बना दें, जब तक हम सब बहैसियत पाकिस्तानी अवाम उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, दिल से अमल नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये हमने देख ही लिया कि कहने को लॉकडाउन कर दिया, हुआ क्या? सारे बाज़ार खुले हुए, बहुत सारे इलाकों में बाज़ार खुले हुए हैं कि तो इसके लिए लोगों के जहन बनाना ज़रूरी है, लोगों को अपने साथ मिलाना ज़रूरी है, उसको ज़हनी हमांगी ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई स्ट्रेटजी आपकी कामयाब होगी। वरना जो मामलात नज़र आ रहे हैं, जिस रफ्तार से अब देख लीजिए पिछले 3 दिनों से 1000 पेशेंट रोज़ाना रजिस्टर होने शुरू हो गए और ख़तरा मुझे ये है कि इस जुम्मे हफ्ते से, इस हफ्ते में जो जुम्मा हफ्ता आएगा उसमें ये तादाद बढ़कर शायद 2000 और 2500 रोज़ाना के हिसाब से ना पहुँच जाए। ये सब मामलात यही हैं कि हमारे, क्योंकि अब टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, इस दरमियान में हमारी कम्युनिटी में पूरे मुल्क में जो केसेस मौजूद थे, जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस, उनसे ये फैलना शुरू हो गया है और इनकी तादाद जो है वो मतलब अब हम पीक की तरफ बढ़ गए और ये मई के आखिर तक ये तादाद जो है हमारी शायद 50-60 हज़ार 70 हज़ार तक हमारे पास नंबर पहुंच जाए और इनकी तादाद में जून में शायद इससे भी ज़्यादा इजाफा हो जाए। जैसे कि डॉक्टर ताहिर शमसी साहब कह रहे हैं, बज़ाहिर जो फिगर्स हैं, अब देख रहे हैं ज़हनी हम आहंगी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के साथ। अब क्या किया जा सकता है डॉक्टर राना जवाद साहब कि हम देख रहे हैं कि मीडिया अवेयरनेस कैंपेन्स भी हो रही हैं, लोगों को समझाया भी जा रहा है, पुलिस वालों ने भी स्टार्ट में जब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की कि लोगों को समझाया कि भाई आप घरों में महदूद रहें, मत निकलें, लेकिन स्टिल हमारे यहाँ लोग नहीं समझे। आप समझते हैं कि जो एफर्ट्स हुई वो काफ़ी थी या अभी और इसको किसी तरीके से पुल अप किया जा सकता है? जी हाँ, और एक तो ये बात है कि अभी मज़ीद लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अभी तक आप देख लीजिए कि हम अपने अजीज़ और रिश्तेदारों को भी मुकम्मल तौर पे एजुकेट नहीं कर सके। तो इसके अंदर तो कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी मीडिया कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। और दूसरा, जो बाहर निकलते हैं लोग, वो याद रखिए 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो किसी इमरजेंसी या किसी रोटी कमाने के लिए निकलते हैं या कुछ कमाने के लिए निकलते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो सिर्फ घूमने फिरने के लिए निकलते हैं। इन दोनों ग्रुप के लोगों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से जहां हुकूमत को इंश्योर करना चाहिए, जिस तरह एंटीबॉडी टेस्ट आ जाएगा और टेस्टिंग बढ़ाएं
और उसके साथ उसको वॉच पे रखें। अगर केसेस, मैं इस बात पे एग्री करता हूं, अगर केसेस कहीं बढ़ते हैं तो आप अपने कंट्रोल मेजर्स को उतना टाइट कर लें, ढीला कर लें, क्योंकि जिस तरह कहा जा रहा है कि ये 2 साल 3 साल हमारे साथ रहेगा, तो जाहिर है 2-3 साल तो लॉकडाउन नहीं रह सकता किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर। तो लेकिन इसको अगर आपने रिलैक्स करना है तो डेटा की बेस पे कीजिए। आप अगर 7-8 हजार टेस्ट अब कर रहे ये हैं लग पूरे रहा है पाकिस्तान में, कि जिस तो तरह उसकी अभी हमने बेस पे स्टार्ट में बात की थी, जब हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे कि जो रिलैक्सेशन है शायद इस मामले के ऊपर ना सिर्फ आवाम थोड़े रिलैक्स हो गए हैं बल्कि हुकूमतें भी कुछ रिलैक्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमें इसको मजीद सख्ती करने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, चाहे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी हो, डाटा कलेक्शन हो या इंतजामात के हवाले से हो, तमाम चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करवाना बहरहाल हुकूमत की ही जिम्मेदारी होती है। और तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। ब्रेक कीजिए, बढ़ना है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में, हमारे साथ रहिए। सुबह